नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देखते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को तो नहीं देखा था, परंतु उनके विषय में सुना बहुत था। लेखिका को पता चला कि उनकी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दा प्रथा मानने वाली औरत थी। लेखिका के नाना ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की थी। वे विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई थी। दुबली पतली माँ को अब खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए असह्य थी। पिता तो खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नज़ाकत तथा निष्पक्षता आदि भावों से सभी लोग प्रभावित थे। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। मैंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। अब लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ जो थी वो भारतीय माँ जैसी नहीं थी, अर्थात उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं किया और न ही उन्हें कभी खाना बनाकर खिलाया, न ही इस बात की सीख दी कि अच्छी पत्नी या बहू कैसे बना जाता है। शायद इसका कारण उनकी बीमारी था और इसी कारण से वह घर बार को संभाल नहीं पाई। लेकिन इससे भी ज़्यादा लेखिका कहती हैं कि उनकी अरुचि इस बात का कारण थी। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था और वह साहित्य चर्चा भी किया करती थी। उन्हें संगीत सुनने का भी बेहद शौक था। ये सारे कार्य वे बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती थी। अब लेखिका बताती हैं कि उनके दादा दादी या माँ के जो ससुराल वाले थे वे परंपरावादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी मेरी माँ से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की कि वे बाकी औरतों की तरह घर के कामकाज करें। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरे समझ में 2 कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अब लेखिका कहती हैं कि इन सब के बावजूद भी उन पर सभी का सम्मान था, अर्थात सब उनका सम्मान करते थे, जबकि उन्होंने कभी भी
पत्नी, माँ या बहू का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। इसका क्या कारण था? हाँ, खानदानी थी वो एक समझ आता है। उसके अलावा भी मुझे दो कारण जो थे वो दिखाई देते हैं। पहला कारण था कि उनकी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कारण जो लेखिका को समझ आता है वह यह था कि वह किसी की भी गोपनीय बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। अब लेखिका कहती हैं कि इन दो गुणों के कारण उनकी माँ जो थी, पहले गुण के कारण उनकी माँ को घर वालों के बीच में आदर सम्मान मिला हुआ था, और दूसरा गुण उनका ऐसा था जिसकी वजह से बाहर वाले उनके दोस्त बने। लेखिका आगे बताती हैं कि दोस्त जो थे, माँ उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, और पिता जो थे वो माँ का कर्तव्य बखूबी निभाते थे। लेखिका आगे बताती हैं कि बचपन में भी उनसे कभी किसी बात पर कोई भी चिट्ठी आने पर सवाल जवाब नहीं किया जाता था कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। अब लेखिका कहती हैं कि चाहे एक बहन की चिट्ठी दूसरी बहन के नाम पर क्यों ना आई हो, और चाहे माँ इस बात के लिए परेशान क्यों ना हो कि जिस बहन की चिट्ठी आई है, जिस बेटी की चिट्ठी आई है, वह ठीक है या नहीं, फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब लेखिका कहती है कि हम छोटे से घर में रहते थे जिसमें हम 6 बच्चे और दादा दादी थे। इतनी छोटी जगह में रहने के बावजूद भी हम सभी व्यक्तियों को अपना निजित्व बनाए रखने का पूरी छूट थी, अर्थात अपनी निजी बातों में दखलंदाजी कोई भी नहीं करता था, और इसी कारण से हम 3 बहनें और एक भाई जो थे वो लेखन कार्य में जुट गए थे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान में दे देंगी। जैसे जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब लेखिका बताती हैं कि लीक से अलग चलने वाली मेरी माँ और नानी ही नहीं थी, बल्कि मेरी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से अलग चलने का शौक था, और इसी शौक के चलते हुए उन्होंने एक व्रत ले रखा था कि खुदा के फजल से अर्थात दया से अगर उनके पास में 2 से ज़्यादा धोती अर्थात साड़ियाँ हो जाती हैं तो वह एक को दान में दे देगी। फजल का अर्थ होता है दया या कृपा से। अब लेखिका कहती है कि यह जैन समाज के अपरिग्रह जो है वहाँ तक तो ठीक है। अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना, लेकिन
बिरादरी के बाहर से अर्थात जैन समाज के बाहर इस चीज़ का पालन करना एक बहुत ही बड़ा, आप ये कह सकते हो कि जिम्मेदारी है, ये बहुत ही बड़ा फैसला होता है। यहाँ तक होता तो भी ठीक था, लेकिन उनका जलवा तब देखने को मिला जब मेरी अर्थात लेखिका की माँ जो थी वो गर्भवती हुई। उनकी परदादी ने ईश्वर से जाके मन्नत मांगी कि उनकी जो पोते की बहू है पतोहू, उनके पहला जो बच्चा है वो लड़की हो। और ये जो मन्नत मांगी तो मांगी, इस बात का दुनिया के अंदर ऐलान कर दिया और सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। अब लेखिका कहती है कि ये मन्नत उन्होंने क्यों मांगी, इस बात के हमें मतलब क्या कारण था पता नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि हमारे खानदान के अंदर कोई कन्या नहीं थी। मेरे पिताजी की भी बहन थी और दादाजी की भी बहन थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्या के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहन मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा है। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी। अब लेखिका कहती हैं कि बस इतना ज़रूर था कि खानदान के अंदर हर बहू को पहला जो बच्चा था वो लड़का हुआ था। लेकिन फिर भी लेखिका कहती हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। अर्थात नियम से लगातार वे मंदिर जाती और यही मन्नत जो थी, यही कामना जो थी, वो ईश्वर के सामने जाहिर करती थी। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न था। अब लेखिका आगे कहती हैं कि गांव के सभी लोग यह जानते थे कि माँ जी का जो भगवान से कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक तार के रूप में जुड़ा हुआ है। जब भी वो कोई मन्नत मांगेगी, टन से घंटी बजेगी और उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसी कारण से मेरी दादी जो थी वो तैयार हो गई थी कि पैदा जो होगी वो लड़की ही होगी। लेकिन इसका रूप किस कदर सामने आने वाला था, इसका अनुमान मेरी दादी को भी नहीं था। लड़की के गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि न एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब लेखिका क्या कहती हैं कि भगवान जो थे इस मन्नत को सुनकर इतने प्रसन्न हो गए या इतने अफरा तफरी में आ गए कि उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 5 कन्याएं जो थी उनके घर में भेज दी। भगवान तो क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अब लेखिका कहती है भगवान ही क्या, माँ जी के सामने तो नामी चोर जो होते थे वे भी अफरा तफरी में आ जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा लेखिका यहाँ पर सुना रही हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। लेखिका कहती है कि मैंने ऐसे ही एक चोर का किस्सा सुना था और उस चोर को मैंने देखा भी था। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रतजगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे में जा सोई थी। बेचारा चोर तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतारा था, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर,
बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। अब लेखिका बताती हैं कि एक बार हवेली में किसी की शादी थी और इसी वजह से घर के तमाम आदमी जो थे वो बारात में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगा अर्थात रात को जगाने का कार्य कर रही थी, जिसमें नाच गाना ढोल ये सारा कार्य चल रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर चोर घर में घुस जाता है। लेकिन चोर की किस्मत इतनी खराब थी कि वो जिस कमरे में घुसा माजी उसी कमरे में सो रही थी, जबकि आने से पहले चोर हर बात की जानकारी लेकर आया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जो है वह अपने सोने की जगह बदल लेगी। अब क्योंकि बुढ़ापे की नींद थी माजी की, जैसे ही चोर के पैरों की आहट आई उनकी नींद खुल जाती है। माजी प्रश्न करती हैं, कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चलता आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अब चोर जो था उसने जवाब दिया, मैं। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं। चोर हिचकिचा कर रह गया। अब लेखिका कहती हैं कि माजी ने चोर से कहा पानी पिला तो चोर झिझक जाता है। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब लेखिका की परदादी जो थी माजी, वे तब तक यह देख चुकी थी कि सिरहाने जो लोटा पड़ा है वह खाली है। लोटा उठाकर चोर को देती हैं और कहती हैं कि इससे कुएं के पानी से भर ला, लेकिन ध्यान रखना कि पानी कपड़े से छानकर लाना है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में बाग। भगवान ने उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भागी की छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब चोर जो था वो घबरा जाता है कि कैसे पता इनको माजी को कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है। हाँ, इस बात को चोर ने भी सुन रखा था कि भगवान से सीधा उनका जुड़ाव है या उनका तार जुड़ा हुआ है। वह हैरान परेशान होता है। तभी माजी उससे कहती हैं, जल्दी कर, मुझे प्यास लगी है। चोर घबराहट के मारे सच कह जाता है कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माजी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी। अब जो माजी थे वो कहते, होगा चोर तू, लेकिन पानी तो पिलाएगा तू मेरे को, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। लोटा जो है उसको उसके मुंह पर कपड़ा बांध देना, अच्छी तरह से छानकर उसको भरना, हाथ रगड़कर धोना। तो चोर कहता है कि मेरे हाथ का पानी पी लेंगे आप? कहा ना, रगड़कर हाथ धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया था। अब लेखिका आगे बताती हैं कि माजी ये कहती है कि सारी की सारी औरतें तो नाच गाने में व्यस्त हैं, तेरे अलावा और भगवान के अलावा कौन है यहाँ पर जो मुझे पानी पिला सकता है? अब चोर जो था भगवान का नाम सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है और लोटा उठाकर पानी भरने चल देता है। बहुत ही एहतियात के साथ में लोटे को भरता है। तभी पहरेदार जो था उसे पकड़ लेता है।
तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। आगे लेखिका बताती हैं कि माजी ने उस लोटे से आधा पानी पिया और आधा पानी उस चोर को पिला दिया और कहती हैं कि एक लोटे से पानी पीने के कारण हम दोनों माँ बेटे हुए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें चोरी करनी है या खेती करनी है। बेचारा बेटा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब लेखिका कहते हैं कि बेचारा चोर जो था अब वो किस लायक रह गया था। अपना रोमांचक अर्थात चोरी का कार्य छोड़कर वह खेती में लग जाता है और सालों साल उसने यही कार्य किया। जब लेखिका ने उस चोर को देखा था तो बहुत ही भला मानुष लग रहा था, बिल्कुल बूढ़ा सा, डरा डरा सा, हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अब लेखिका कहती हैं कि ये खानदानी विरासत मानिए या फिर ये जीन्स का प्रकोप मानिए, अर्थात जीवाणु का प्रकोप, जो कि मेरे अंदर दोनों के ही गुण आ गए। दोनों मतलब परदादी के गुण भी आए और नानी के गुण भी आए। परदादी के गुण के कारण मेरे में इस बात की हीन भावना कभी नहीं आई कि मैं एक लड़की हूँ, और नानी के जो गुण थे वो ये आए कि जिस प्रकार से नानी स्वतंत्रता को लेकर, आज़ादी को लेकर एक उनमें जुनून था, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी आज़ादी जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौता गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। लेखिका कहती हैं कि जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उस समय पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे बीमार थी। उन्हें टाइफाइड हो रखा था और उस समय टाइफाइड एक जानलेवा रोग माना जाता था। रोने धोने के बावजूद भी डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जाने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर जो थे वह नाना के परम मित्र थे। इस कारण से मेरे पिताजी भी चुप रहे। मैं बहुत रोई, लेकिन किसी ने भी मेरी एक न सुनी। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे किसी बच्चे की इकलौती गुड़िया जो है वो टूट जाती है। उस समय लेखिका की उम्र जो थी वो 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। अब लेखिका कहती हैं कि इतनी छोटी नहीं थी मैं कि गुड़िया लेकर मैं चुप हो जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरों की बातों को समझ पाती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स काराम जो उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक है। अब लेखिका कहती हैं कि पिताजी मेरे उस रोने धोने से तंग आ गए थे और उस कारण से उन्होंने मुझे ये उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया, और मेरे अंदर
एक मानसिक रोग था किताब पढ़ने के लिए। मिराक का अर्थ होता है मैं एक तरह से पागल थी किताब पढ़ने के लिए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके हैं, अर्थात जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। अब लेखिका कहती हैं कि थोड़ी देर बाद में मैं देखती हूं कि घर के सभी सदस्य चले जाते हैं। पिताजी दूसरे कमरे में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। मैंने भी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त ब्रदर्स कारामज़ोव मुझे देने में क्या तुक था, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उनका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। अब लेखिका कहती हैं कि उस उपन्यास को मैंने कई बार पढ़ा और इस कारण से सारे पाठ जो थे आपस में गड़बड़ हो गए, मिल गए। अब कितना पहली बार में मुझे समझ आया, कितना दूसरी बार में, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसमें से एक अध्याय ऐसा था जो बच्चों पर अनाचार और अत्याचार पर बात करता था। वो पहली ही बार में लेखिका को कंठस्थ हो गया था और उनके हर पड़ाव पर, हर उम्र की पड़ाव पर उन्हें वह लेखन कार्य उनके साथ चलता रहा, उन्हें प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, व 3 किलो की छोकरी जैसी कहानियाँ व कंठ गुलाब उपन्यास के कई अंश, इन सभी के अंदर वो जो पाठ था वो कहीं न कहीं प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। बाकी का अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।